अरोटा हार्ट से निकला हुआ जो उसके बैक साइड से जा रहा था ना, सो उसकी फीलिंग होती है वो। उसकी फीलिंग होती है। हाँ, वो चेक कर जाता है। हाँ हाँ, वो चेक किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, या आगे चलें अब। नाभि में जो हम बाहर से कई सारे पदार्थ लगाते हैं, ऑयल वगैरह, घी, तेल वगैरह लगाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर कैसे सर्वे होता है? जो हमारी नाभि मिली होती है ना सर, वो इंटेस्टाइन से मिली होती है। इससे हमारी मिली होती है इंटेस्टाइन से जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा उसकी नाल काटते हैं, नाल क्या होता है, नाभि होती है। और जब पेट के अंदर जब उसको पोषण मिलता है ना, तो वो नाभि से ही मिलता है। इसलिए आप नाभि पे कुछ भी लगाओ, अच्छा या बुरा, उसका इफेक्ट आपके आंतों पे पड़ेगा, आपकी बॉडी में जाएगा। नाभि सकिंग भी करती है। हम लोग कॉन्स्टिपेशन में क्या करते हैं कि जैतून का तेल होता है ना, ऑलिव ऑयल, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के और रात में चिमटी से उठा के एक गोली अंदर डाल लो, ऊपर से टेप लगा लो, सारी रात पड़े रहने दो। तो वो जो ऑयल है ना, वो आपकी आंत सक कर लेगी। और एक दिन में नहीं, कम से कम 10-15 दिन लगेंगे। वो सक करते करते आपकी जो आंतों की इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर है, उसको ऑयली कर देगी। ऑयली कर देगी तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होता है क्यों है? क्योंकि हम जो मैदा वाली चीजें खाते हैं या कुछ बाहर की ऐसी चीजें खाते हैं जो चिपकने वाली होती है, तो वो आंतों में जाके चिपकती रहती है। जब इंटेस्टाइन अंदर से ऑयली हो जाएगी ना, तो कोई भी चिपकेगा ही नहीं। गुड़ की पट्टी कैसे बनाते हैं पता है? जब थाली में डालते हैं ना, तो उससे पहले ऑयल लगा लेते हैं। चिपके नहीं लगाओगे तो निकालते तो चिपक जाएगा। जिस टाइम हमारी इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, खुश्की आ जाती है, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारा मल चिपकना शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें क्या, इंटेस्टाइन में, हाँ तो इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाएगी तो उसकी जो वो ये वाली मूवमेंट है ना, कहाँ लिखा मैंने अभी, ये रहा, पेरिस्टालिक मूवमेंट किसमें, इसमें भी होती है, हमारे हाथों में भी होती है। ये भी ऐसी चलती है और ये भी ऐसी चलती है। जब भी तो उसको आगे धकेलेंगे। अब इसमें अगर स्वेलिंग हो गई तो इसकी मूवमेंट खत्म हो गई। जो पीछे से खाना आया वहां पड़ा है, पड़ा पड़ा सड़ रहा है। चल ही नहीं रहा। गैस, गोबर गैस कैसे बनती है? पहले गोबर एक हौदी लेते हैं, पहले हौदी में गोबर को डालते रहते हैं, गोबर को डाल के फिर इसको कई 15-20 दिन, महीने 2 महीने सड़ाते हैं, उसके बाद उसमें से गैस क्रिएट होती है। अगर किसी व्यक्ति को गैस बन रही है, इट मींस उसका मल किसी न किसी कोने में पड़ा हुआ सड़ रहा है। चाहे इस व्यक्ति को कब्ज हो या ना हो, गैस एसिडिटी ज्यादा बन रही है तो समझो उसका मल कहीं ना कहीं अटका हुआ है और सड़ रहा है, वो गैस क्रिएट कर रहा है। मल निकालते हैं तो ये गैस बन, हाँ, पेट साफ। बहुत सी दफे जैसे नाभि आउट हो जाते हैं ना, उसकी वजह से भी चीज बहुत ज्यादा बनती है। तो सर वही तो बताया, नाभि अपसेट हो जाएगी तो डाइजेशन अपसेट हो जाएगा, डाइजेशन अपसेट हो जाएगा तो स्टूल आगे नहीं जाएगा, स्टूल आगे नहीं जाएगा तो सड़ेगा तो गैस बनाएगा। नाभि हमारी काम आ जाती है ना एसिडिटी बनने की, और वो नीचे की दिशा में से जाता है, लूज मोशन आ जाता है। ये भी नाभि के 8 डायरेक्शन होते हैं सर, 8 अलग अलग लोग ये सोचते हैं ना नाभि सिर्फ ऊपर गई, ऊपर या नीचे सारी ये नीचे गई है ना, सर ऐसे भी होते हैं। हम लोग चार दिखते हैं ऐसे क्रॉसिंग में भी होता है, इसलिए प्रोसीजर है एक्टिवेशन में, उसको ना दोनों हाथ को ऐसे रखे और नाभि के चारों तरफ पेट को ऐसे ऐसे 10-20 बार प्रेस करना होता है। तो उससे जहां पे भी आपकी अपान वायु फंस रही होगी ना, वो खिसक के आगे आ जाएगी, लेफ्ट टू राइट। नहीं, ये नाभि है ना, यहाँ से स्टार्ट करो, ये वाला पोर्शन आपका है ना, ये दबाओ, फिर 2 इंच आगे आओ, यहाँ दबाओ, फिर यहाँ दबाओ, फिर यहाँ दबाओ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी ये वाला सर्कल पूरा कर दिया ना, ये वाला, ठीक है। जैसे यहाँ से आपने यहाँ प्रेस करा, फिर यहाँ, 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 तो ये यहाँ पे क्या है आपका एनस। आपने यहाँ से दबाया, यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ से दबाया, यहाँ पहुंचाया, यहाँ से दबाया, यहाँ पहुंचाया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये यानी इसके बीच में अगर कहीं भी टकरा होगा तो वो धीरे, जो आपका पेरिस्टालिक मूवमेंट नहीं कर पाई थी आपने हाथों से कर दिया। हमारी जो भूख भी लगती है ना, किसी जैसे बहुत देर तक खाना नहीं खाया होता, जिसका रूटीन होता है 8 बजे 10 बजे 9 बजे, तो अगर उस टाइम के बाद जैसे वो भूख लगती है ना, तो पेरिस्टालिक मूवमेंट हो जाती शुरू हो जाती, तो आपको भूख की वो लगता है कि अंदर हमें भूख लग रही है, एसिड क्रिएट हो रहा है, तो पेरिस्टालिक मूवमेंट हो जाती है। आप पानी भी पियो तो पानी पी के भी उस खाली बहुत देर के बाद तो पेरिस्टालिक मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो आती है ना कभी तो पेरिस्टालिक मूवमेंट शुरू हो जाती है। ये क्लियर?
अब आइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मैं इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास। इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में कुछ समानताएं हैं और कुछ समानताएं नहीं भी हैं। होम्योपैथी जो है इटली की है। इंडिया में जब आई थी तो 150 साल तक ऐसी चली थी, उसके बाद इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। महात्मा गांधी की थेरेपी एक आपकी नेचुरोपैथी है, सुना है? ठीक है, पहले डेनवाइस में 3 साल का कोर्स हुआ करता था, 6 महीने इंटर्नशिप, अब भी कराते हैं, लेकिन 6-7 साल पहले उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइजेशन दे दी, अब वो BNYS हो गया, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी। ठीक है, पूरा पैनल बन गया, बोर्ड बन गया, डायरेक्टर बन गए, यूनिवर्सिटी बन गई इसकी। ठीक है, तो आज की डेट में जैसे MBBS करना मुश्किल है, BMS करना मुश्किल है, BHUMS करना मुश्किल है, ऐसे ही BNYS करना मुश्किल है। DNS तो राजस्थान वो दिल्ली में राजघाट से भी जाके कर लो, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है जो उसकी है। आप अगर BNS करेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लग सकती है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी थेरेपी है, विश्व की 5वीं थेरेपी है, जिसमें यह है इटली से, इंडिया में चल रही है इसकी प्रैक्टिस इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये इटली का है। ये इटली का है, होम्योपैथिक जर्मन की है। ठीक है, तो इसमें इसके जो फाउंडर हैं वो है काउंट सीजर मैटी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। इसमें भी कोर्ट के ऑर्डर है कि अभी गवर्नमेंट भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें अपनी नई रिसर्च कर सकते हैं। नई रिसर्च के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक कोहोबेशन प्रक्रिया होती है जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं, कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। सपोज आपको प्याज के बेनिफिट्स पता है, लहसुन के बेनिफिट्स पता है, अदरक के बेनिफिट्स पता है, तो आप इनकी मेडिसिन खुद बना सकते हैं घर पे। ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, वो मिलाते हैं ताकि वो खराब ना हो। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें जो होती हैं वो कभी खराब नहीं होती, जैसे हनी, जितना पुराना होगा उतना इफेक्टिव होता चला जाएगा। शराब जितनी पुरानी होगी उतनी बेहतरीन और कॉस्टली मिलती है। 20-20 लाख की शराब है सर जो 50 साल पुरानी है। ठीक है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये खराब नहीं होती हैं। ठीक है, आपका देसी घी खराब नहीं होता है, और हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन खराब नहीं होती है। मगर कोर्ट का ऑर्डर है कि 3 साल के अंदर आपने यूज करनी है, आफ्टर 3 साल उसकी एक्सपायरी डेट आपको रखनी ही रखनी। ठीक है, ये कंडीशन है, तो इसलिए हम लोग बाउंड है। हमारी जितनी भी मेडिसिन होते हैं सब पे 3 साल का टाइम होता ही है, लेकिन 3 साल बाद खराब हो जाएगी ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार उसमें थोड़े से कुछ रुई टाइप से घूमता हुआ नजर आता है, वो उसको क्या बोलते हैं प्रक्रिया को, जिसमें क्या कहते हैं, नहीं, फर्मेंटेशन। जैसे शराब बनाते हैं ना सर, शराब फर्मेंटेशन से बनती है, सिरका फर्मेंटेशन से बनता है, ब्रेड जो हम खाते हैं, ब्रेड बंद, ये फर्मेंटेशन से बनता है, डोसा हमारा फर्मेंटेशन से बनता है, जलेबी हमारी फर्मेंटेशन से बनती है। फर्मेंटेशन अच्छा भी है कुछ बॉडी के लिए। ठीक है, तो अगर हम रात को दही और चावल दोनों को मिक्स करके रख दें, रात को ढक के रख दें फ्रिज में, नहीं ऐसे ही, तो रात भर वो फर्मेंटेड हो जाता है और विटामिन B12 इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। अगर सुबह खाली मुंह खाएंगे तो विटामिन B12 जिनके अंदर कमी है उनके लिए बहुत बढ़िया है। चावल और दही, चावल दही, चावल उबला हुआ, हाँ हाँ, भात, चावल मतलब भात, अब पानी में उबाल के जो बनाते हैं, हाँ हाँ वही, अरे भात बोलो, चावल तो कच्चा हो गया ना, भात हो गया, मैं पका हुआ वो बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, फर्मेंटेशन तो हुआ, तो बीट वाली के ऊपर ही कर देगा। हाँ खराब नहीं होता वो सब, जो उसमें बदबू वगैरह नहीं होगा। नहीं सर, आप अगर आपने अगर दारू पीती बनते हुए देख लेंगे तो आप पियेंगे। सिरका बनते हुए देखा, कीड़े पड़ जाते हैं वाइट से, इतने लंबे लंबे सिरके के अंदर। दही को देख लो आप, क्यों नहीं पी? दही भी क्या कहते हैं, फर्मेंटेड होकर जो बनती है सर। आपने मैं लैप्रोस्कोपी से देख लिया तो आप पी नहीं पाओगे, खा ही नहीं तो पाओगे। इसके अंदर और क्या मिला सकते हैं फिर? किसके अंदर? दही और चावल की। सर दही में कभी भी नमक मिला के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने उसमें नमक डाला, जितने उसके हमारे गुड बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं। मर जाते हैं। तो फिर आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा? बेनिफिट तो उन्हीं का मिलना था। सर मीठा मीठा तो था, हाँ, मीठे में डबल हो जाते हैं। डबल हो जाते हैं ना। दही भी चीनी अगर हम दही में चीनी मिला के आपने आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट छोड़ कर डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। वो तो और बढ़िया है। लेकिन जो रायता खाते हैं वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ इस 3 इंच की जुबान के लिए, स्वाद के स्वाद के लिए, लिए। सिर्फ टेस्ट के लिए आपने बेनिफिट खत्म कर दिया। जो बेनिफिट खत्म हुआ, हमारे पेट में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया।
तो ये गुड बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, दही के जो हमारे खाने को डाइजेशन करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वैसे दही शाम के टाइम में नहीं खानी चाहिए, दोपहर में खानी चाहिए। सर आयुर्वेद के बहुत सारे नियम है और वो नियम हमें फॉलो करने चाहिए। दही रात में नहीं खानी चाहिए, दही बरसात में नहीं खानी चाहिए, दही ठंड में नहीं खानी चाहिए, दही खाली बासी मुंह नहीं खाना बासी मुंह भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। चाहिए। अब आपने कहा बीटी ऑयल के बारे में आपने बताया, लेकिन सर उसमें भात मिल गया ना, खाली दही नहीं। दही चावल में आगे खाने और बरसात में नहीं खानी चाहिए, रात में नहीं खानी चाहिए, ठंड में नहीं खानी चाहिए। सारी कमी ठंड में भी ताकि आयरन थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है। सर अगर बासी मुंह खा लेते हैं दही सुबह तो उससे क्या नुकसान होने का? सर जो कफ प्रकृति वाले हैं उनको नुकसान कर सकता है ना, बात वालों को नहीं करेगा। कफ में मतलब जिनको सर्दी खांसी जुकाम जल्दी होता है और वो दही खा ले, वो दही छोड़ो, वो तो बेचारा कोल्ड ड्रिंक भी लेता है तो उसको जुकाम हो जाता है। इसकी बात पड़ेगी वो रात में खा सकता है आराम से, नहीं, सुबह भी नहीं खाएगा। देखो अगर कोई चीज आयुर्वेद में मना करिए फिर आप वो कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो होगा ना। कहीं चीज कहीं फायदा भी है नुकसान भी। हाँ, अगर आपको एक चीज फायदा